हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा फिजिक्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन को जानने से पहले इसमें कुछ टॉपिक्स भी आते हैं जिसे हमें जानना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 1 आता है वो है अपवर्तन, कि अपवर्तन क्या होता है। फिर दूसरा नंबर आता है अपवर्तन के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि अपवर्तन के नियम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे अपवर्तनांक। फिर चौथा नंबर पे आता है लेंस, और पांचवा नंबर पे आता है प्रिज्म, एंड छठा नंबर पे आता है तारों का टिमटिमाना। जैसे कि आप लोग आसमान में देखते हैं कि नहीं, तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं, हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट जो आपका आता है 7वां नंबर, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपको ये 7 चीजों के बारे में जानना है। तो प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करने से पहले इन 7 टॉपिक के नाम को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। तो सबसे पहला नंबर पे आता है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, अगर सिंपल भाषा में इसे समझा जाए तो इसका परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब उस प्रकाश को जब आप किसी माध्यम में ले जाते हैं, माध्यम कहने का मतलब है कि माध्यम हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की जो किरण है वो कम स्पीड से जाती है। मतलब कि अगर हम किसी कांच के ऊपर किसी लाइट को देते हैं तो उसका जो प्रकाश की किरण है वो स्लो माध्यम में, मतलब कि धीमी गति से वो प्रकाश की किरण आएगी। तो माध्यम हमारे पास 2 प्रकार होता है। पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की गति बहुत कम होती है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसे कहते हैं? विरल माध्यम का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण तेजी गति से जाती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो मान के चलते हैं कि आपके पास एक टॉर्च है। उस टॉर्च के प्रकाश को आप विरल माध्यम में कौन है? हवा आपका विरल माध्यम में होता है। तो हवा में आप देखते हैं कि जब भी आप किसी प्रकाश को देते हैं तो वो बहुत ही स्पीड से वो लाइट चला जाता है। लेकिन जब आप सघन माध्यम में कौन होता है? पानी में जब आप लाइट को देते हैं तब वह प्रकाश धीमी गति से जाता है, मतलब कि जहां पे उसे जाना चाहिए वो बहुत ही कम स्पीड से जाता है। लेकिन जब हवा में उस प्रकाश को दिया जाता है तब वह प्रकाश की किरण स्पीड से जाता है। तभी तो अगर कोई दूर से प्रकाश की लाइट जलाता है तो हमें दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि वो कौन से माध्यम में जल रहा होता है? वो हमारा विरल माध्यम में जल रहा होता है। इसीलिए तो हवा हमारा है विरल माध्यम एंड पानी है हमारा सघन माध्यम। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आई होप कि माध्यम आपको समझ में आया होगा। पहला सघन, दूसरा विरल माध्यम। तो विरल आपने समझ लिया, सघन भी आपने समझ लिया। अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में कहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कौन से माध्यम में? एक माध्यम से दूसरे माध्यम। तो पहला माध्यम हमारा कौन था? विरल माध्यम, और दूसरा माध्यम हमारा सघन था। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब कहां से? हवा से होते हुए सघन माध्यम मतलब पानी में जाती है, तब वह प्रकाश की किरण दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब कि मान के चलते हैं कि आपने कोई टॉर्च जलाया तो वो हवा से होते हुए पानी के अंदर वो प्रकाश गया। उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो प्रकाश की किरण हमने पानी के अंदर दिया है वो अपनी दिशा को चेंज कर रहा होता है। मतलब एक प्रकाश की किरण इधर चला गया और इधर चला गया, तो ये जो दिशा चेंज हुई इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि वो लाइट हवा से होते हुए पानी के अंदर गया और उसके बाद उसने अपनी दिशा को चेंज कर लिया, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आई होप कि ये प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो अभी आपके स्क्रीन पर उसकी परिभाषा दिखाई दे रही होगी, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें एक फिगर है जिसे आप परिभाषा लिखने के बाद बना लीजिएगा।
तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम दो माध्यम लेंगे, ऊपर में विरल माध्यम लेंगे, नीचे में सघन माध्यम लेंगे। उसके बाद किसी प्रकाश की किरण को उसमें देंगे, तब वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब गया तो वहां पे जो हमारा कोण बनता है वो कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। और फिर जो कोण हमारा विरल माध्यम में बन रहा होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो सघन माध्यम में हमारा कोण बन रहा होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं, और जो अपवर्तन कोण होता है उसे हम कोण आर से डिनोट करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 1 में प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो अभी आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिखाई दे रहा है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को लिखें, तब आप क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की कुछ कॉमन सी घटनाएं हैं जिसे हम लोग डेली लाइफ में तो देखते ही देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की पहली घटना क्या है? पानी में छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ना। मतलब कि आप इसे घर पे ट्राई करके देखिएगा, पानी में आप किसी छड़ी को डालकर देखिएगा, तब आप देखेंगे कि वो जो छड़ी है वो पानी में टेढ़ी दिखाई पड़ रही है। तो ये कौन सी घटना हुई? ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ रही है। तो ये पहला घटना हुआ। दूसरा घटना, पानी में सिक्कों का ऊपर उठा दिखाई देना। मतलब कि एक कटोरी पानी लीजिएगा, उसमें एक सिक्के को डाल दीजिएगा, तब आप देखेंगे कि वो जो सिक्का है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो घटना हुई वो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर तीसरे घटना के बारे में बात करते हैं, तारों का टिमटिमाना। ये भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। अब आप लोग सोचते होंगे कि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, लेकिन सही मायने में तारे टिमटिमाते नहीं है, वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे कि आप लोग आसमान की ओर देखते होंगे तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते होंगे, तो तारे टिमटिमाते नहीं है, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि हम तारों को जब देखते हैं तब तारों का जो प्रकाश है वो बहुत सारे माध्यम से होते हुए जाता है, इसीलिए वो हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो तारों का टिमटिमाना, ये जो घटना है वो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। तो आपका बोर्ड एग्जामिनर इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव बनाता है, आपसे पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना कौन सा परिवर्तन है, तो आप लोग क्या आंसर मारेंगे? आप लोग मारेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सिक्कों का पानी में ऊपर उठा दिखाई पड़ना, या फिर पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखाई पड़ना, या फिर तारों का टिमटिमाना, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं जिसे आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में, जो कि है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब ये प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके टोटल 2 नियम होते हैं। सबसे पहला जो नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये हमारा पहला होता है अपवर्तन का नियम। उसके बाद दूसरा नियम होता है जो कि होता है आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात का नियतांक होता है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो ये दोनों हमारे होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब ये चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होते चलेगी। तो बस धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम स्नेल के नियम कहते हैं। अब ये स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम कहता है, मतलब कि ये जो साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक हुआ वो हमारा स्नेल के नियम से ही आया था। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब स्नेल के नियम ने कहा था कि एक नियतांक को अपवर्तनांक भी कहा जाता है। मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि स्नेल के नियम से हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो ये सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। कुछ VVI पॉइंट्स हैं जिसे हम आपको लिखवा देते हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट 1 में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब मतलब आप समझते हैं, हमने जो अभी फिगर बनाया था उसमें वो लाइन सीधा बन रहा है, वो हमारा अभिलंब होता है। ये हमने चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ा था। तो अभिलंब तो आप समझ गए। तो पहला नोट पॉइंट में हमने क्या लिखवाया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब कि हमने सघन माध्यम वाला एग्जांपल क्या लिया था, पानी वाला। तो पानी से अगर आप लाइट को रिफ्लेक्ट करके हवा की ओर ले जाते हैं तो उसका जो प्रकाश है वो अभिलंब से कुछ दूरी पर हट जाती है। फिर तीसरा नंबर, प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। मतलब कि जब इसे सीधे सतह पे अगर इस लाइट को दिया जाए तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अगर आप लाइट को सतह पर लंबवत पड़ता है तो वह बिना विचलित कहने का मतलब इधर उधर मुड़े बगैर वह सीधे निकल जाती है। मतलब जिस प्रकार आपने लाइट मारा वो सीधे चला जाएगा। बस, तो ये हमने जान लिया प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। अब आगे हमारा तीसरा पॉइंट आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक की परिभाषा हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब है कि जहां पे कोई लाइट ना हो। मतलब अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में मतलब कहने का मतलब क्या, हवा में और पानी वाला माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल। तो चाल मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी हम प्रकाश को किसी माध्यम में दे रहे हैं तो वो कितने स्पीड से जा रहा है, इसी को हम चाल कहते हैं। अब जैसे कि आपने कोई टॉर्च के प्रकाश को आपने जल में दिया तो वो प्रकाश कितने स्पीड से और कितनी दूरी जा रहा है। तो अपवर्तनांक को म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक तो हमने जान लिया कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो क्या आपको पता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? क्योंकि ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो इसे जानने के लिए अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें पानी, वायु, इन सारे का अपवर्तनांक दिया गया है। तो इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। इससे आपके एक या दो ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे। इसमें से आपका एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, वो पूछ सकता है कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है या फिर वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिए और इसे आप याद कर लीजिएगा। तो आज हमने इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक को कवर किया। पहला प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दूसरा अपवर्तन के नियम को और तीसरा अपवर्तनांक को। तो टोटल 4 टॉपिक अभी और बच चुके हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।